My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि आधारित हैं शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन तथा सांख्यिकी पर, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन और उसी के साथ साथ स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्नों को लेने के पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और आप इन 30 प्रश्नों में से आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस का उत्तर सही दे पाते हैं, कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही दे पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसको जो है आप कमेंट्स के द्वारा हमको बताइएगा। तो आप नोट करते चलिए कि आप इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, और जो भी आपका स्कोर होगा, जितने प्रश्नों का आप उत्तर सही दे पाएंगे, उसको आप हमें कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। तो आपके लिए पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टैटिस्टिक्स शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। स्टैटिस्टिक्स शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए स्टैटिस्टिक्स, बी स्टेट, सी स्टेटस एंड डी स्टैटिस्टा। इसका उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? इसका उत्तर ए स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बी स्टेट नहीं है, डी स्टैटिस्टा नहीं है। क्या है इसका उत्तर? सी स्टेटस है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्टेटस शब्द से, स्टेटस जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, स्टेटस लैटिन भाषा शब्द से स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, आप सभी लोगों का उत्तर, आप सभी लोगों का आंसर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2 इज, किसी चर या वेरिएबल के लिए मानक विचलन का मान होता है। जो वेरिएबल होते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए, फॉर एनी वेरिएबल द स्टैंडर्ड स्कोर्स इज, स्टैंडर्ड डेविएशन इज, जो स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन का मान होता है वो क्या होता है? ए ऑप्शन है 0 से अधिक या मोर देन 0, बी है 0 या 0, सी है 0 से कम या लेस देन 0, और डी है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर? किसी भी वेरिएबल के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन का मान होता है वो क्या होता है? 0 से कम नहीं है, 0 नहीं है और उपरोक्त सभी भी नहीं है। क्या इसका उत्तर है? ए इसका सही आंसर है, 0 से अधिक होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा किसी भी वेरिएबल के लिए जो मानक विचलन का मान होता है वो हमेशा सदैव धनात्मक होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी चर या वेरिएबल के लिए मानक विचलन का मान 0 से अधिक होता है, हमेशा या हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, काई स्क्वायर टेस्ट या काई स्क्वायर परीक्षण जो है, काई वर्ग परीक्षण जिसको हम लोग कहते हैं, इसको किसने विकसित किया? प्रिय विद्यार्थियों, रिसर्च में हम सभी लोग काई स्क्वायर का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट किसने दिया है, ये प्रश्न है। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए हेल्मर्ट ने, बी कार्ल पियर्सन ने, सी पियरे साइमन ने एंड डी फ्रेडरिक गॉस ने। तो इसका उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? आप जल्दी से दे सकते हैं। ए हेल्मर्ट नहीं है, सी पियरे साइमन नहीं, फ्रेडरिक गॉस भी नहीं, किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने काई स्क्वायर टेस्ट दिया है। तो आप सभी लोगों में से जिनका उत्तर कार्ल पियर्सन था, वो उत्तर या वो आंसर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4 प्रिय विद्यार्थियों, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य प्रायिकता वक्र से यह प्रश्न है कि सामान्य प्रायिकता वक्र में जो हाईएस्ट ऑर्डिनेट होता है, सर्वोच्च कोटि होती है, उसकी हाइट क्या होती है, उसकी ऊंचाई क्या होती है? इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए 0.3989 यम, बी है 0.3989 सिग्मा एंड सी है 0.3989 एन एंड डी है 0.3989 म्यू। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों उसका आंसर? आप सभी लोगों ने एनपीसी पढ़ा होगा। जब एनपीसी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था जिस क्लास में, उसमें हमने आपको बताया था कि हाईएस्ट ऑर्डिनेंस होता है एकदम बीच में, और जो हाईएस्ट ऑर्डिनेंस होता है वो कितना होता है? 0.3
3989 यन के बराबर होता है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी आंसर दिया है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। सामान्य प्रायिकता वर्ग या एनपीसी में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में जो हाईएस्ट ऑर्डिनेट होता है वो 0.3989 यन के बराबर होता है। तो सी आंसर इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। निदानात्मक परीक्षण के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में या पिछले वीडियोज में पढ़ा भी है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। तो इसका एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए, छात्रों का अचीवमेंट लेवल या उपलब्ध स्तर को ज्ञात करना। बी, छात्रों के पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज का परीक्षण करना। सी, छात्रों के बोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल को ज्ञात करना। और डी है छात्रों के अधिगम अंतराल या लर्निंग गैप्स को ज्ञात करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने पढ़ा होगा वे बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है। डी है। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है या निदानात्मक परीक्षण होता है उसका उद्देश्य होता है लर्निंग गैप्स या छात्रों के अधिगम अंतराल को जानना, छात्रों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करना। तो आप सभी लोगों में से जिनका उत्तर डी रहा वो आंसर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि निम्न में से कौन सा गुण अंतराल आधारित मापक या इंटरवल स्केल मेजरमेंट में नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इंटरवल स्केल मेजरमेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है, इसके बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें से जो इंटरवल स्केल मेजरमेंट है उसमें कौन सा गुण नहीं होता है निम्नलिखित में से। और आपके ऑप्शंस हैं। ए, समान इकाई या इक्वल यूनिट्स का गुण। बी, वास्तविक शून्य या एब्सोल्यूट जीरो का गुण। सी है रैंक ऑर्डर और सीक्वेंसिंग का गुण, क्रमबद्धता का गुण। और डी है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का गुण। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है इंटरवल स्केल मेजरमेंट। तो क्या कौन सा गुण नहीं होता है। इक्वल यूनिट्स या समान इकाई का गुण अंतराल आधारित मापक में होता है। क्रमबद्धता या रैंक ऑर्डर और सीक्वेंसिंग का गुण भी होता है। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का भी गुण होता है। जो नहीं होता है वो है वास्तविक शून्य या एब्सोल्यूट जीरो का गुण। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, जिनका आंसर बी है, आप सभी का उत्तर सही है। इंटरवल स्केल मेजरमेंट में एब्सोल्यूट जीरो का गुण या वास्तविक शून्य का गुण नहीं होता है। उसके अलावा जितने भी 3 गुण दिए हुए हैं ऑप्शंस में वे सारे गुण होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न अंकों की सहायता से मध्यांक की गणना कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे मध्यांक या जिसको हम लोग मीडियन कहते हैं, मीडियन की गणना करनी। और स्कोर्स आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 3, 9, 4, 11, 5, 13, 7। इसके ऑप्शंस भी आपकी स्क्रीन पर है 7, 11, 5, 9। तो कैसे निकलेगा हम सभी लोग जानते हैं, हमने आपको बताया था कि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो स्कोर्स है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इसको जल्दी से आप अरेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 7, 9, 11 और 13 हो जाएगा। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। टोटल यन क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। यन बराबर 7 है। और जब यन 7 है ये क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए हम मीडियन का फॉर्मूला बताया गया था कि n + 1/2th टर्म, अर्थात यहाँ पे 7 + 1/2th 7 1 8, अर्थात चौथा जो टर्म होगा, चौथा टर्म क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म है 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर ए है, ए आंसर विल बी द राइट आंसर, या इसका उत्तर जो आना चाहिए वो 7 होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, फार्मूला आप सभी लोग याद किए हैं, मीडियन इक्वल टू n + 1/2th टर्म। उसके हिसाब से जो चौथा टर्म है 7, तो 7 इसका आंसर होगा। आप सभी लोगों में से जिन्होंने ए ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर, आप सभी लोगों का आंसर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर तैयार किया जाने वाला प्रगति कार्ड या प्रोग्रेस कार्ड होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने NEP 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ा होगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बच्चों का स्कूल का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जो असेसमेंट होगा, आकलन होगा, उस आकलन का आधार पर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया जाएगा या प्रोग्रेस कार्ड जो तैयार किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उस प्रोग्रेस कार्ड में क्या गुण होंगे। तो पहला है कि यह जो कार्ड होगा, प्रोग्रेस कार्ड, वो होगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड या समग्र प्रगति कार्ड होगा। या फिर बी जो है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड या 360 डिग्री प्रगति कार्ड होगा।
सी है मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड होगा या बहुआयामी प्रगति कार्ड होगा, या डी है ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ा होगा, उसमें जो स्कूल के या विद्यालय बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड की बात की गई है, तो उसमें कहा गया है कि बच्चों का जो प्रोग्रेस कार्ड होगा वो एक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भी होगा, उसमें 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड होगा, अर्थात 360 डिग्री असेसमेंट या 360 डिग्री 360 अंश का मूल्यांकन होगा। मीन्स उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऑल राउंड इवेल्युएशन भी होगा, मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड होगा, बहुआयामी प्रगति कार्ड होगा। ये सारे गुण जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो रिपोर्ट कार्ड या प्रोग्रेस कार्ड होना चाहिए बालक का, उसमें होगा। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन्होंने डी आंसर दिया है, आप सभी लोगों का उत्तर, आप सभी लोगों का आंसर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसको हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, इसके लिए हम किस टेस्ट का या किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए अचीवमेंट टेस्ट, बी रेडीनेस टेस्ट, सी डायग्नोस्टिक टेस्ट या डी मास्टरी टेस्ट। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए हम क्या करते हैं, उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, तत्परता परीक्षण या रेडीनेस टेस्ट का भी प्रयोग नहीं करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण का भी नहीं करते हैं, किसका करते हैं, मास्टरी टेस्ट या प्रवीणता परीक्षण का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर डी है, आप सभी लोगों का आंसर, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए मास्टरी टेस्ट या प्रवीणता परीक्षण का प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 10 है कि आप मैच करिए, मिलान कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, मिलान करना है, मैच करना है। जो आपका कॉलम ए है, चर त्रुटि, स्थिर त्रुटि, व्याख्यात्मक त्रुटि और व्यक्तिगत त्रुटि है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जितने भी एरर्स होते हैं, मेजरमेंट एरर्स, वेरिएबल एरर्स, कांस्टेंट एरर्स या फिर इंटरप्रेटेटिव एरर्स या फिर पर्सनल एरर्स, इसके बारे में पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये जो पहला जो चर त्रुटि है, चर त्रुटि के लिए जो है विश्वसनीयता, मानक, वस्तुनिष्ठता और वैधता में से क्या होता है, चर त्रुटि का जो रिलेशन है, संबंध वो किससे है, विश्वसनीयता से है। इसी तरह स्थिर त्रुटि की बात की जाए तो स्थिर त्रुटि का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, वो वैधता से होता है या वैलिडिटी से होता है। तो चर त्रुटि का रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता, स्थिर त्रुटि का वैलिडिटी या वैधता। व्याख्यात्मक त्रुटि की बात करें तो यहाँ पे नॉर्म्स की बात की जाती है कि यहाँ पे व्याख्यात्मक त्रुटि को कम करने के लिए मानक विकसित किए जाने चाहिए। और व्यक्तिगत त्रुटि की बात करें हम लोग तो क्या होगा, पर्सनल एरर्स को दूर करने के लिए ऑब्जेक्टिव, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या ऑब्जेक्टिविटी उसमें अधिक से अधिक होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से पर्सनल जो वेरिएबल एरर है, चर त्रुटि, उसको दूर करने के लिए उसमें रिलायबिलिटी अधिक से अधिक होनी चाहिए, स्थिर त्रुटि के लिए वैधता या वैलिडिटी अधिक से अधिक होनी चाहिए, व्याख्यात्मक त्रुटि के लिए मानक विकसित किए गए हों, नॉर्म्स विकसित किए गए हों, और व्यक्तिगत त्रुटि के लिए वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर में या टेस्ट में। तो इस तरह से जो हमारा मैच आ रहा है, सबसे पहला ए है, फिर दूसरे का डी है, तीसरे का बी है और चौथे का सी है। तो ए डी बी सी आ रहा है इसका उत्तर। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है हमारा ए है बी सी डी ए, पहला है BCDA, दूसरा है ADBC, तीसरा है DABC और चौथा है ADCB। तो विद्यार्थी इसमें से कौन सा उत्तर हमारा सही है, जो सेकंड ऑप्शन है ADBC, यह सही है। ADBC क्यों सही, क्योंकि पहले चर त्रुटि का विश्वसनीयता, स्थिर त्रुटि का वैधता और तीसरा व्याख्यात्मक त्रुटि का मानक और चौथा व्यक्तिगत त्रुटि का वस्तुनिष्ठता। तो ए मिल के आता है। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने सेकंड आंसर दिया है, आप सभी लोगों का आंसर, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11 कहता है कि शैक्षिक मूल्यांकन के संरचनात्मक तथा योगात्मक भूमिका, फॉर्मेटिव और समेटिव रोल ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन के बारे में वर्णन किसने किया है। अर्थात फॉर्मेटिव और समेटिव रोल ऑफ एजुकेशन इवैल्यूएशन के बारे में किसने डिस्क्राइब किया, इसका वर्णन किसने किया। इसका ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, ए रॉबर्ट ग्लेसर, बी क्रैथहोल, सी मिशेल स्क्रिवेन एंड डी है मैसिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव रोल ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी किया है। तो इसके बारे में किसने कहा है, ग्लेसर साहब ने नहीं कहा, क्रैथहोल ने नहीं, मैसिया ने, किसने कहा, मिशेल स्क्रिवेन ने इसके बारे में वर्णन किया है फॉर्मेटिव एंड समेटिव रोल ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन का। तो
इस तरह से सी आंसर इज द राइट आंसर, मिचेल स्क्रेवन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न अंकों की सहायता से मध्य मान की गणना कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही सरल प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। मीन की गणना करना है। इसके ऑप्शंस आपके पास है 11, 15, 14, 12 और जो डेटा दिया हुआ 5, 19, 14, 20, 15, 13, 12 है। हम सभी जानते हैं कि ऐसे केस में जो मीन है, मध्यमान, उसको ज्ञात करने के फॉर्मूला जो होता है समेशन एक्स बाई एन होता है। यहाँ पे एन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, अर्थात एन का मान है 7 और इसको सभी जोड़ देंगे तो समेशन एक्स आ जाएगा। फिर विद्यार्थियों जब इसको सभी लोग हम लोग जोड़ेंगे तो समेशन एक्स का मान आएगा 98। तो इस तरह से मीन इसको जो हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 7 और 14 से 98 तो 14 इसका मीन आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सी। सी इज द राइट आंसर। तो आप सभी लोगों में जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है, सी या 14 और सी इज द राइट आंसर। जो भी स्कोर्स दिया है, प्राप्तांक दिए गए हैं, इन सभी प्राप्तांकों के लिए जो मध्य मान या मीन का मान होगा वो क्या होगा? 14 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों की निम्न अंकों की सहायता से मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड, इसके बारे में पूछा जाता है। तो आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न दिया है कि 15, 9, 11, 12, 8 का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थी स्टैंडर्ड डेविएशन जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था वो क्या बताया था? एस टी इक्वल टू अंडर समेशन एक्स माइनस यम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों जो एक्स दिया हुआ है, इस एक्स के लिए जब यन क्या हो जाएगा? 5 1 2 3 4 5 तो यन 5 हो जाएगा। समेशन एक्स क्या होगा? इन सभी का योग जो होगा वो यदि आप जोड़ेंगे तो 55 होगा। तो इस तरह से 55 में 5 से भाग देंगे तो 11 क्या आ जाएगा? मीन। तो इसका मीन क्या आ गया? मीन इज 11। फिर विद्यार्थियों तो जब मीन 11 आ गया तो एस डी जब हम लोग निकालेंगे तो एस डी इक्वल टू हो जाएगा √30/5 अर्थात √6 और इसका मान जो आएगा 2.45 आएगा। तो 2.45 अर्थात सी इज द राइट आंसर। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है या जिन लोगों का आंसर 2.45 आ रहा है, 2.45 इज द राइट आंसर। हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और √6 निकालेंगे तो आंसर आएगा 2.45। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, सामान्य संभाव्यता वक्र होता है, उसकी आकृति या शेप कैसी होती है? तो शेप ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से प्रश्न है और उसके जो ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। ए कि मीसोकर्टिक कर्व या सामान्य वक्र वाला कर्व होता है। बी है यूनिमोडल कर्व या एकल बहुलांकी वक्र होता है। सी है सिमेट्रिकल कर्व या सममित वक्र होता है। या डी है ऑल ऑफ द एबव। तो प्रिय विद्यार्थियों इससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा। तो एनपीसी के बारे में जो कहा जाता है, एनपीसी क्या है? एनपीसी एक सामान्य वक्र वाला या मीसोकर्टिक कर्व है। वह एकल बहुलांकी वक्र या यूनिमोडल कर्व भी है और यह सममित कर्व या सिमेट्रिकल कर्व या सममित वक्र भी है। तो इस तरह से जो डी आंसर इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है यह इटालियन भाषा के किस शब्द से बना है? तो प्रश्न इसके ऑप्शन है स्टैटिस्टिक्स, स्टेटस, स्टैटिस्टा। तो प्रिय विद्यार्थी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, स्टैटिस्टिक्स, स्टेट, स्टेटस और स्टेटिस्टा, इसमें से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स शब्द है यह इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा से बना है और लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी आंसर दिया है, आप सभी लोगों का उत्तर, आप सभी लोगों का आंसर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर स्क्रीन कि काई स्क्वायर टेस्ट या काई वर्ग परीक्षण में काई वर्ग का मान होता है। द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज, इसके ऑप्शंस हैं ऑलवेज नेगेटिव अर्थात सदैव ऋणात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव ऋणात्मक या धनात्मक, या ऑलवेज पॉजिटिव सदैव धनात्मक, या डी है सदैव 1 से अधिक। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के हिसाब से जो काई स्क्वायर टेस्ट का मान होता है वो क्या होता है? हमेशा जो है 0 से अधिक होगा। तो सदैव 1 से अधिक नहीं होगा, ये गलत है। ऋणात्मक भी नहीं होता, धनात्मक या ऋणात्मक भी नहीं होता, हमेशा क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सदैव धनात्मक होता है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है, ऑलवेज पॉजिटिव या सदैव
धनात्मक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑन योर स्क्रीन। निम्न अंकों की सहायता से मध्यांक की गणना कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसके ऑप्शंस जो हैं वो 14.5, 15.5, 16 और 17 हैं। तो मीडियन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्कोर्स है इसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देखेंगे कि कितने स्कोर्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब इसको हम सभी लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो आता है 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 और 20। और यहाँ पे चूंकि n 8 है तो n/2 क्या होगा, 4th टर्म और 5th टर्म। मतलब था 15 और 17, तो 15 और 17 को जोड़ देंगे, 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा इसका मान आएगा 16 आएगा। 7, 5, 12 और 32/2 इक्वल टू 16। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, तो इसका मान क्या आएगा, 16 आएगा। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना होगा, आप सभी लोगों का आंसर सही है। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे n कितना है, n यहाँ पर है 8, n 8 अर्थात चौथा पद और 5वें पद का जो योग होगा उसका औसत। तो 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग आएगा 32/2 अर्थात 16। तो 16 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पर है। मैचिंग, मिलान कीजिए। प्रिय विद्यार्थी, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड जो वीडियोस है लेवल ऑफ मेजरमेंट या स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, इसके बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है जो नामित स्तर मापन, यह किससे रिलेटेड होगा। नामित स्तर मापन जो है इसका एक एग्जाम्पल जो है वो है ग्रामीण या शहरी, मेल या फीमेल, इस तरह से। जो ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है, क्रमित स्तर का मापन, इसका जो एग्जाम्पल हो क्या है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट है की जो विशेषता हो यह है कि 2 लगातार इकाइयों में अंतर समान होता है। अनुपातिक स्तर मापन के लिए कहा जाता है कि सर्वाधिक परिमार्जित स्तर होता है। तो इस तरह से विद्यार्थी देखा जाए तो पहले का डी, और दूसरे का जो है वो सी है, तीसरे का जो है ओ ए है और चौथे का जो है वो बी है। तो इस तरह से DCAB इज द राइट ऑप्शन। यही DCAB राइट ऑप्शन होना चाहिए। जो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, पहला BCDA, दूसरा ADBC, तीसरा DABC और चौथा है DCAB, अर्थात जो 4th वन इज द राइट ऑप्शन। नामित स्तर के लिए ग्रामीण, शहरी, क्रमित स्तर मापन के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अंतरित स्तर मापन के लिए 2 लगातार इकाइयों में अंतर समान, और अनुपातिक स्तर मापन के लिए सर्वाधिक परिमार्जित स्तर। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने 4th ऑप्शन चुना है या DCAB जिनका आंसर है, आपका आंसर, आपका उत्तर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19 आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों कि क्राइटेरियन डिफरेंस मेजरमेंट या निकट संदर्भित मापन के प्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए रॉबर्ट ग्लेजर, बी क्रैथहोल, सी गुलिक्सन और डी मैसिया। तो किसने किया प्रिय विद्यार्थियों, इससे रिलेटेड वीडियोस आपने देखा है, इससे रिलेटेड क्लासेस आपने अटेंड की। तो किसने किया है, रॉबर्ट ग्लेजर ने किया है, क्रैथहोल, गुलिक्सन, मैसिया ने नहीं किया है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में जिन लोगों ने रॉबर्ट ग्लेजर या ए ऑप्शन चुना है, आपके उत्तर, आपके आंसर सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑन स्क्रीन। प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न अंकों की सहायता से मोड या बहुलांक की गणना कीजिए। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो 11, 13, 20, 9। प्रिय विद्यार्थियों, मोड में हमने क्या बताया था कि मोड जो हम लोग पढ़ रहे थे, हमने बताया था कि वह नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक हो। तो यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हैं आप देखेंगे कि 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 11 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 20 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 13 की 2 है, 12 की 1 है, 4 की 1 है और 10 की 1 है। यहाँ पे सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, 11 की, 3 बार आया है। तो इस तरह से जो 11 होगा, 11 ही इसका मोड कहलाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, आपका उत्तर सही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्कोर्स दिया है इसमें 11 की फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है। 11 3 बार आया है और बाकी के स्कोर्स उससे कम बार ही आए हैं। और मोड क्या होता है कि जो ग्रुप का जो सर्वाधिक प्रचलित मान होता है, अर्थात जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होती है, वही मोड कहलाता है। तो आपका ए आंसर इज द राइट ऑप्शन, या जिनका उत्तर 11
21 इज ऑन योर स्क्रीन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व सामान्य संभाव्यता वक्र सामान्य संप्रायिकता वक्र हेतु मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक के मान में क्या संबंध होता है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड फॉर एनपीसी? तो फिर विद्यार्थियों इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है एनपीसी के बारे में, यदि नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। और जो एनपीसी होता है, एनपीसी में कहा जा रहा है कि जो मीन, मीडियन और मोड होता है इसमें क्या संबंध होता है। तो फिर विद्यार्थी जो एनपीसी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ यहाँ पे जीरो जेड पे मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। जो आपका बी ऑप्शन हो राइट ऑप्शन है। अर्थात जो एनपीसी के लिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य प्रायिकता वक्र के लिए मध्यमान, मध्यांक और जो बहुलांक होता है इन तीनों के मान हमेशा बराबर होते हैं। तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। बी आंसर इज द राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि यदि सभी प्राप्तांकों में 5 से भाग कर दिया जाए तो मानक विचलन के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस रिलेटेड जो है प्रश्न जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इसके ऑप्शन है कि मानक विचलन के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या मानक विचलन के मान में 5 से भाग हो जाएगा, मानक विचलन के मान में 5 गुणा हो जाएगा, 5 घट जाएगा। तो जब हमने प्रिय विद्यार्थियों स्टैंडर्ड डेविएशन या विचलनशीलता के मान के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि जब कोई भी कांस्टेंट किसी भी सारे इस कोर्स में जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, भाग कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो मानक विचलन के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे रिलेटेड वीडियोस जो है आप देख सकते हैं, चैनल पर है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा विद्यार्थियों? मानक विचलन के मान पर जो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ए ऑप्शन इज गलत है, 5 घट जाएगा ये भी गलत है, 5 जुड़ जाएगा ये भी गलत है। मानक विचलन का जो मान है उसमें 5 से भाग हो जाएगा, ये हम सभी प्राप्तांकों को 5 से डिवाइड कर दें। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में जिन लोगों ने बी आंसर चुना है आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑन योर स्क्रीन कि बुद्धि मापन के आधुनिक युग का प्रवर्तक किससे माना जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, जो इंटेलिजेंस का मेजरमेंट होता है, मॉडर्न इंटेलिजेंस मेजरमेंट का प्रवर्तक किससे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है विद्यार्थियों, कैटल, ओटिस, बीने एंड रेवन। आप सभी लोगों ने जब बुद्धि के मापन के बारे में पढ़ा होगा तो इनका नाम अवश्य पढ़ा होगा। किसका नाम पढ़ा था विद्यार्थियों? बीने जी का नाम पढ़ा था। बीने ही क्या है? आधुनिक युग के बुद्धि के मापन के प्रवर्तक हैं। तो इस तरह से ए गलत, बी गलत, डी गलत, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, या साइमन बीने या बीने इसका जो है सही उत्तर है। तो सी जो ऑप्शन है वो सही है। बीने जो है बुद्धि मापन के आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 24 तक मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैच करना है प्रिय विद्यार्थियों, गुणात्मक मापन, मात्रात्मक मापन, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर का जो कॉलम बी में दिया हुआ स्टेटमेंट इससे करना है। तो ये गुणात्मक मापन की बात करें क्वालिटेटिव मेजरमेंट की, तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट के लिए कहा जाता है कि उसके लिए एक प्रश्न पूछा जाता है, ऑफ व्हाट टाइप, या किस प्रकार का। तो किस प्रकार का जो प्रश्न है वह क्वालिटेटिव मेजरमेंट से रिलेटेड। इसी तरह से क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात कीजिए तो हाउ मच जो प्रश्न होता है, कितना, यह जो होता है वो मात्रात्मक मापन से संबंधित होता है। गुणात्मक चर की बात करें तो जो जेंडर है या लिंग भेद है वो गुणात्मक चर का एग्जाम्पल है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात करें तो विद्यार्थियों की संख्या जो है वो क्या है? एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। तो इस तरह से विद्यार्थियों देखें तो पहले का जो है वो बी, दूसरे का जो है वो डी, तीसरे का सी और चौथे का जो है वो ए ऑप्शन बनता है बी डी सी ए। तो बी डी सी ए जो ऑप्शन होगा ए सही उत्तर होगा। पहला है बी सी डी ए, दूसरा है बी डी सी ए, तो बी डी सी जो सेकेंड वन इज द राइट आंसर। तो आप सभी लोगों में जिन लोगों ने बी डी सी ए या सेकेंड आंसर दिया है आपका उत्तर, आपका आंसर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 25 है आपकी स्क्रीन पर कि यदि किसी सममित आवृत्ति वितरण सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हेतु मध्यमान 60 हो, मध्यांक 62 हो तो मोड की गणना कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। यहाँ पे जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को छोड़िए, क्या रिलेशन था? रिलेशन हमने आपको बताया था कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 इंटू मीडियन कितना है हमारा? 62 माइनस
2 इंटू मीन कितना है 60। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है 66। तो इस तरह से विद्यार्थियों जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने 66 आंसर दिया है, आपका उत्तर, आपका आंसर सही है। इसको हम कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसका प्रयोग करेंगे और हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर 66 आ जाएगा। बड़े ही आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं और ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 26 है कि यदि किसी छात्र का जेड प्राप्तांक या जेड स्कोर +2 हो तथा प्राप्तांकों के वितरण का मध्यमान 50 तथा मानक विचलन 10 हो तो छात्र का प्राप्तांक कितना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है 70, 110, 90, 100। प्रिय विद्यार्थियों, जो इसका फॉर्मूला है तो जेड स्कोर कहते हैं, जेड स्कोर इक्वल टू एक्स माइनस यम डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो इसको यदि हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो एक्स हो जाएगा यम प्लस जेड इंटू सिग्मा, और यहाँ पे मान रख दीजिए यम कितना है 50 प्लस जेड कितना है +2 या 2 इंटू 10। तो ये 2 दहा में 20 और 50 क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थी, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हमेशा याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जेड स्कोर इक्वल टू एक्स माइनस एम बाई सिग्मा, चाहे इससे प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे एक्स इक्वल टू एम प्लस जेड इंटू सिग्मा, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 70। तो ए इज द राइट ऑप्शन। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है या ए आंसर दिया है, 70 आंसर दिया, आपका उत्तर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27 कहता है कि यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष हो तथा उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष हो तो बालक का बुद्धिलब्ध या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कितना होगा, आईक्यू कितनी होगी। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि आईक्यू का जो फॉर्मूला है, आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज या मानसिक आयु कितनी, यहाँ पे 10 है, क्रोनोलॉजिकल एज या शारीरिक आयु कितनी 8 है, इंटू 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 × 1 = 8, 1.25 इंटू 100 हो जाए तो 125 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से सी इज द राइट आंसर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 125 इसका जो है क्या है, आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, ऐसे बालक का जिसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है। और हम कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज या मानसिक आयु डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज या शारीरिक आयु इंटू 100, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और हम आईक्यू या बुद्धिलब्ध की गणना आसानी से कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज ऑन योर स्क्रीन। यदि सभी प्राप्तांकों में 8 से गुणा कर दिया जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थी, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। हम लोगों ने इसके बारे में, जब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था तब पढ़ा था। तो क्या होगा, यदि सभी प्राप्तांकों में 8 से हम गुणा कर दें तो क्या होगा, मध्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत। मध्यमान के मान में 8 से गुणा हो जाएगा, ये भी गलत। केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी मानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी गलत। केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी मानों में 8 से गुणा हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है प्रिय विद्यार्थियों। और इसके बारे में यदि डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि सभी प्राप्तांकों में किसी कांस्टेंट से गुणा कर दिया जाए तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मध्यांक, मध्यमान या बहुलांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी आंसर चुना है, आपका उत्तर, आपका आंसर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 29 है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक श्रेष्ठ मान क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तो हमने आपको बताया भी था कि सबसे श्रेष्ठ मान किसे कहते हैं, बेस्ट वैल्यू ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन है। तो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बहुलांक नहीं, मध्यांक नहीं, कौन सा है, मध्यमान है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए उत्तर चुना है, आपका उत्तर सही है। मध्यमान या मीन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक श्रेष्ठ मान माना जाता है। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 कि मेजर्स नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य प्रायिकता या समान संभाव्यता वक्र है, तो जो वक्रता गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस फॉर एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कितनी होती है। तो फिर विद्यार्थी, हमने आपको बताया था कि जो एनपीसी होता है क्या होता है, मीसोकर्टिक होता है। मीसोकर्टिक होता है मीन्स बहुत नहीं नुकीला होता है, नहीं बहुत चपटा होता है। तो उसका जो मान होता है वो क्या होता है,
कर्टोसिस का मान या कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस जो होता है 0.263 होता है। तो इससे रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं, चैनल पर है, एनपीसी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पे जो आंसर होगा वक्रता गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस का मान जो एनपीसी के लिए होता है वो क्या होता है 0.263 होता है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी आंसर चुना है आपका उत्तर सही है, आपका आंसर सही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जितने लोगों ने नोट किया होगा कि आपका कितना आंसर सही रहा, 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे पाए, उसको आप हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर हम अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्ले लिस्ट में जा करके सर्च करके देख पाएं। इसलिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन है, घंटी का आकार, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने में कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।